आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 8 स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। बेसिकली जब हम कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस में पूरा प्लान कर लेते हैं, प्लानिंग करने के बाद हमें ज़रूरत होती है सही स्टाफ की, एंड स्टाफ हायर करने के बाद ज़रूरत होती है सही मैनेजमेंट की, यानी कि उनको डायरेक्ट करने की। आपके स्टाफ आपके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनको अपने मन से कुछ नहीं करना है। तो अगर वो आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप उनको कैसे डायरेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ में एक हम आपको स्टोरी बताएंगे, एग्जाम्पल सनराइज इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें कैसे उन्हें स्टाफ की ज़रूरत होती है और कैसे इन स्टाफ की मदद से वो अपने बिजनेस को बड़ा कर पाते हैं। हम इन वर्ड्स को अभी डिफाइन करते चलेंगे, इनको समझते चलेंगे और ये स्टोरी हमें हेल्प करेगी इस चैप्टर को सही तरीके से अंडरस्टैंड करने में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझेंगे बेसिकली कि स्टाफिंग होता क्या है। देखिए, स्टाफिंग का मतलब होता है कि मैनेजरियल फंक्शन जो इन्वॉल्व होता है रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉइज टू फिल रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे रिक्रूट किया जाए, कैसे सेलेक्ट किया जाए सबसे पहले स्टाफ को, ठीक है, कैसे उनको ट्रेंड किया जाए, एंड ट्रेनिंग करने के बाद उनके अंदर ये और भी जो उनका रोल है, जो उनका काम है, कैसे उनको और डेवलप किया जाए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वही हमारा स्टाफिंग कहलाता है। ये हमें इंश्योर करता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है हैज़ द राइट पीपल इन द राइट जॉब एट द राइट टाइम टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। हमारा बिजनेस, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जिन चीज़ों के लिए काम करता है वो हमें करता है कि जी हमने अपनी तरफ से हमने रिक्रूट बहुत अच्छे से किया है, सेलेक्ट भी अच्छे से किया है, हमने उनको ट्रेनिंग भी दे दिया है, हमने उनके अंदर एम्प्लॉय भी जो एक बढ़िया सा रोल होता है ना उसको डेवलप कर दिया है। मतलब हमारे साथ अब सही लोग हैं जो हमारे साथ सही समय पे काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा बिजनेस उन ऑब्जेक्ट्स तक सही तरीके से पहुँच पाएगा। तो ये मतलब है स्टाफिंग का। क्लियर हो गया ये चीज़ आपको। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग क्या होता है। यहाँ पे देखिए, डायरेक्टिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आप इंस्ट्रक्टिंग करते हैं, गाइडिंग करते हैं या सुपरवाइजिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी अपने गोल को अचीव कर पाए। देखिए, जो आपके यहाँ स्टाफ काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके पास उनके लिए महीने की एक फिक्स सैलरी होती है, बट प्रॉफिट तो ऑनर को ही जाता है ना, उनका तो नहीं जाता है। तो भाई आपने सब कुछ कर दिया उनके अंदर, एवरीथिंग इज ओके, आपके पास राइट पीपल भी है, राइट जॉब में भी काम कर रहे हैं, राइट टाइम में भी काम हो रहा है। लेकिन सवाल ये आता है, एक तरीका तो ये हुआ कि जी हर बार उनको हम गाइड करते रहें, या तो एक तरीका हुआ कि एक डायरेक्टिंग बना दें, एक इंस्ट्रक्शन बना दें ताकि उनको फॉलो करते रहें, बीच बीच में हम गाइड भी करते रहेंगे, सुपरवाइजर भी होते हैं जिसको सुपरवाइज करते हैं। साथ में कई बार आपने देखा है बड़ी बड़ी कंपनियां अपने स्टाफ को मोटिवेशन भी देती है, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को ही बुलाती है ताकि उनके अंदर काम करने को लेकर एक जुनून आ सके और सही तरीके से उस काम को कर पाए। क्योंकि मरा हुआ आदमी करेगा ऐसे नॉर्मल सा तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंक्लूड होता है वो सारे एलिमेंट जैसे कि कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। तो आपका कैसा लीडरशिप है इससे डिपेंड करेगा कि आपके स्टाफ आपके अंदर में कैसे सही तरीके से डायरेक्ट होकर काम कर रहे हैं। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया बनाना है कि कम्युनिकेशन का अपना रोल है, सुपरविजन आपका कैसा, और मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें इस डायरेक्टिंग में ही आता है। इन पॉइंट को याद रखिएगा, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। स्टाफिंग में हमने क्या देखा कि हमने क्या किया, रिक्रूटिंग किया, सेलेक्टिंग किया, ट्रेनिंग दिया एंड डेवलप किया एम्प्लॉयज को। अब देखिए एग्जांपल यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि इस एग्जांपल में कैसे यहां पे आपको सनराइज कंपनी के बारे में बताया गया है। और ये सनराइज कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्टाफ हायर करती है। तो सनराइज में जो इनके कंपनी के मालिक हैं उनका नाम है मिस्टर रवि। मिस्टर रवि ने देखा जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ रहा है उनको स्टाफिंग की ज़रूरत है ताकि बढ़ते हुए वर्कलोड को मैनेज किया जा सके, और डायरेक्टिंग की भी ज़रूरत है। भाई स्टाफिंग तो आपने कर लिया, एक बार स्टाफ भी आ गया आपके पास में, सब कुछ हो गया कि आपका जी ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपने उनके अंदर सारी काबिलियत भी दे दी, एवरीथिंग इज ओके। बट वो आपका जितना पैशन है उतने पैशन से काम क्यों करेंगे,
सबसे बड़ा सवाल ये आता है। ठीक है, अपने लिए वो अपना बेस्ट देंगे, जो भी होगा कि जॉब ना जाए या हम अपना अच्छा देंगे, बट अगर डायरेक्टिंग होगा जिसके अंदर लीडरशिप आपकी अच्छी है, आप मोटिवेट अच्छा कर रहे हैं, आप उनके बीच में अपना कम्युनिकेशन अच्छा दे रहे हैं, आपका सुपरविजन बढ़िया है, तो आप ही का तो काम बढ़ेगा ना, ग्रो करेगा। ये भी तो आप समझिए। तो इनके दो चीजें इनके दिमाग में क्लियर था। पहली चीज ये कि हमें स्टाफिंग करना है, दूसरा हमें उनको डायरेक्टिंग की भी जरूरत है ताकि एम्प्लॉय को कंपनी की गोल की तरफ गाइड किया जा सके। एक होता है काम करना, ठीक है जी, काम हो रहा है, काम हो रहा है। एक होता है कि हम गोल डिसाइड करते हैं कि भैया हमें ये चीज अचीव करना है, ये चीज हमें चाहिए तो चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम मीटिंग करेंगे अपने स्टाफ, अपने एम्प्लॉय को, उन्हें बताएंगे कि बताओ इतने कम टाइम में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर उनके अंदर नहीं है तो आप उन्हें बताइए कि देखिए ये चीजें हैं और आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। सीधी सी बात है यहां पे। चलिए आगे बात करना चाहेंगे कि स्टाफिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। देखिए स्टाफिंग का एक अपना रोल होता है ना भाई। स्टाफिंग का मतलब आप समझिए ना कि आप अभी तक अकेले थे, लेकिन आपने रिक्रूट किया, आपने सिलेक्ट किया, ट्रेनिंग दिया, तो आपका काम क्या हुआ, मल्टीपल टाइम बढ़ गया। एक आदमी है, जैसे मान लो ये एक आदमी है, अब इसके पास भगवान ने 24 घंटे दिए। 24 घंटे में से मैं कहता हूं ये 12 घंटे मैक्सिमम काम करेगा जी। मैं कहता हूं बहुत ज्यादा तो 15 घंटे काम करेगा और ये 24 घंटे में काम करेगा। बात को समझिए। तो इसकी एक लिमिटेशन है कि इससे ज्यादा ये व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। अब ये क्या करेगा, स्टाफिंग करना शुरू करेगा। स्टाफिंग करने से क्या होगा, इनके नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो यहां होगा टाइम का मल्टीप्लिकेशन, और जब टाइम का मल्टीप्लिकेशन यहां पर होगा तो अब उतने ही एक ही दिन में मल्टीपल टाइम होंगे। अगर हम मान के चलते हैं कि ये 12 घंटा काम कर रहा है और इस तरीके से ये सारे स्टाफ अगर इनके लिए 8-8 घंटे भी काम करते हैं तो यहां पर हम 8 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 2 3 4 यानी 4, यानी हो गया 32 आवर एक दिन में। 12 घंटा इनका ऐड कर लो तो ये लगभग आपको मान के चलो कि यहां पर ऐड कर लो, टोटल इनका हो गया 32 और 12 यानी कि 44 आवर एक दिन में इनके लिए काम होना शुरू हो गया। स्मार्ट तरीका सोचिए ना आप। कहाँ ये 24 घंटे में, केवल 12 से 15 घंटे में का तो बहुत ज्यादा होगा 16 घंटे। उससे क्या ये कर पाएगा, और स्टाफ बढ़ेगा, हो सकता है एक दिन में 100 घंटे हो, एक दिन में 1000 घंटे हो। तो बड़े बड़े कंपनियां जो होती है उन्हें अच्छे से मालूम है कि टीम के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन टीम को सही तरीके से गाइड करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात खाली स्टाफ रखने से नहीं होता है। हम जो काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, हमें उसके अकॉर्डिंग राइट पीपल चाहिए और उनको भी लगना चाहिए कि हमारे लिए राइट जॉब है। जबरदस्ती नहीं कि किसी का इंटरेस्ट किसी और चीज में है और हमने जबरदस्ती उसको हायर कर लिया है, अब उसे हम ट्रेंड कर रहे हैं पर वो ट्रेंड ही नहीं हो रहा है, मन से ही नहीं कर रहा है, तो भाई वो तो अपना फॉर्मेलिटी कर रहा है, हमारे लिए तो चैलेंज हो जाएगा, हमारा तो बिजनेस लॉस में जा सकता है। तो ये चीज हमें समझना होगा यहाँ पे। तो ये जो मैंने आपको बताया कि क्या इंपॉर्टेंस होता है स्टाफिंग का, उसको हम आपको थोड़ा समझाना चाहेंगे। देखिए यहां पर क्या है कि इंश्योर करता है राइट, यानी राइट फिट, यानी स्टाफिंग हेल्प करता है मैच एम्प्लॉय विद द रोल्स दैट बेस्ट फिट देयर स्किल। उसका जो भी स्किल है उसके अकॉर्डिंग हम उसको बेस्ट तरीके से फिट करेंगे। उनका क्या क्वालिफिकेशन है, उनका एक्सपीरियंस इंश्योर करता है कि उनका परफॉर्मेंस इफिशियंट होना चाहिए। इफिशियंट का मतलब है कि अगर हम किसी भी स्टाफ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, हर महीने उसको दे रहे हैं, तो हमें जो है इफिशियंट वर्क चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति उस लायक होना चाहिए जो हमारे काम को हैंडल कर सके। यह स्टाफिंग का फायदा होता है। ठीक है, इसके अलावा इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी की। ऑब्वियसली हमारे पास जब इस तरह से नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होंगे जो हमारे लिए काम करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी प्रॉपर स्टाफिंग इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी, वर्ड बार बार यूज होता है। इफिशियंसी मतलब होता है कि हमने कोई इनपुट दिया और हमारा ये आउटपुट निकला। तो हमने इनपुट मान लो खर्च किया 1 लाख रुपए, ठीक है, और हमारा आउटपुट आया 5 लाख रुपए। तो यहां पर हम कहेंगे कि बड़ी अच्छे तरीके से इफिशियंसी हमने यहां पर 5 यानी कि 5 गुना हमने प्रॉफिट कमाया। तो इफिशियंसी होनी चाहिए। हमारी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो प्लेस करेगा क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स का ये की पोजीशंस में, तो ये इंप्रूव करेगा हमारे प्रोडक्टिविटी को। इसके अलावा ये इनहेंस करेगा एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को। कैसे, अब मान के चलते हैं कोई व्यक्ति है, उसको जो इंटरेस्ट है, जिस चीज में वो एक्सपर्ट है, जिस चीज में उसका एक्सपीरियंस है, वो जॉब अगर उसे हम देते हैं तो क्या होगा, हम एक तरीके से उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, वो भी मन लगाकर काम करेगा। और इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से हमें रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग, है ना, डेवलपमेंट एंड कैरियर एडवांसमेंट
विच इनहेंसेस एम्प्लॉय मोरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। देखिए कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता है। वो कहते हैं ना कि काम और प्यार कभी भी जबरदस्ती नहीं होता है, तो यहां पर भी आप किसी को पैसा देकर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। अगर उस व्यक्ति के अंदर उस काम को लेकर पैशन होगा या थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा तभी वो मन लगाकर उस काम को कर पाएगा, नहीं तो कोई ना कोई डिफॉल्ट आपको दिख जाएगा अगर जबरदस्ती करेगा तो। खैर एनीवे, अब एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल हम आपको दे रहे थे? एग्जाम्पल यहाँ पर हम आपको ये दे रहे थे कि जब रवि ने मिस्टर अर्जुन को हायर किया, जो एक स्किल्ड इंजीनियर थे, है ना, मिस्टर रवि ने किनको हायर किया? एक स्किल्ड इंजीनियर अर्जुन को हायर किया, तो इससे सनराइज इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ। अभी क्या था कि मिस्टर रवि ही हैंडल करते थे, बट अब क्योंकि उन्होंने एक स्किल्ड इंजीनियर, खाली इंजीनियर नहीं, स्किल्ड इंजीनियर को हायर किया। अब ऑब्वियसली जो पढ़ाई किया, उसकी ट्रेनिंग है, तो उसे अच्छे से पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक हमें बनाना है, उस इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी अच्छी फीचर आनी चाहिए जो पब्लिक के लिए यूजफुल हो सकती है, और पब्लिक उस चीज़ को पसंद करेगी तो उससे इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनकी क्वालिटी भी अच्छी हो गई, जिससे ये साबित होता है कि टैलेंट को सही जॉब में रखने का कितना फ़र्क पड़ता है। आपको ये समझना पड़ेगा। अभी हमारे पास में हमारे ऑफिस में हमने एक स्टाफ को हायर किया, ठीक है, तो भाई उसको हमने नॉर्मल रखा कि चलो ठीक है, आप नॉर्मल कंप्यूटर वगैरह काम करना, मेरे नोट्स वगैरह का या बाकी चीज़ों का काम करना, जो भी चीज़ें होती है, टाइपिंग वगैरह का होता है। तो मैंने उसको दिया, लेकिन उसने कहा कि मेरी रुचि जो है वीडियो एडिटिंग में है, फ्रीलांसिंग में है। हमने कहा कोई नहीं, आपकी जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, हम उसके अकॉर्डिंग आपको काम देंगे, और आज की डेट में हमारे साथ काम कर रहे हैं वो। तो हमने उनको दिया, बड़ा अच्छा काम करते हैं, हमारे सारे थंबनेल से लेके वीडियो एडिटिंग से लेके सारा वो हैंडल करते हैं, यूट्यूब को हैंडल करते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर राइट वे में जो इसका स्किल्ड, अगर वही काम आप देंगे तो अच्छा आपको देंगे। वही मैं उनको टाइपिंग देता या बाकी चीज़ें देता तो शायद मुझे भी डिफॉल्ट दिखता और उन्हें भी लगता यार हम सही जगह काम नहीं कर रहे हैं। तो बार बार स्टाफ बदलने से नहीं होता, स्टाफ सही होना चाहिए, एक बार कीजिए, लॉयल होना चाहिए, ऑटोमेटिक काम करेगा। आप परेशान ही होते रहेंगे, कभी इसको बदलो, कभी उसको बदलो, कभी ये करो वो करो, को मतलब नहीं रह जाता है। चलिए आगे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग क्या रहने वाला है जी, क्या प्रोसेस होगा अगर हम स्टाफिंग करते हैं तो। एक एक पॉइंट को यहाँ पर हम बड़े अच्छे तरीके से डील करेंगे। आप इसको समझते चलना चाहिए, बिजनेस समझते चलना, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो मैन पावर प्लानिंग होती है। मैन पावर प्लान करना बहुत जरूरी है। जितने भी इंसान हैं उनके अंदर एक पावर है जिसको हम लोग मैन पावर के नाम से जानते हैं। उस चीज को सबसे पहले आपको प्लान करना होगा। यानी डेफिनेशन कहेंगे कि मैन पावर प्लानिंग इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द फ्यूचर मैन पावर नीड of an organization in terms of the number and type of employee required। मैन पावर के दो तीन मीनिंग होते हैं। मैन पावर के दो तीन मीनिंग होते हैं। अगर हम इंडिविजुअल किसी एक में बात करेंगे, इनकी कैपेसिटी की बात करेंगे, और अगर हम किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मैन पावर का मतलब होता है इनके पास टोटल कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से बोलेंगे ना, तो या मान लो आप कैमरा खरीदने जाते हैं तो क्या बोलता है कि इसमें मैन पावर की नीड नहीं है, यानी कि आपको एक स्टाफ चाहिए जो आपका कैमरा खोल के दे, ये करे वो करे, इसकी नीड नहीं है, आप खुद हैंडल कर लेंगे। मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो या कई बिजनेस में हमें पता चलता है कि नहीं यहाँ मैन पावर की भी नीड है। तो मैन पावर मतलब हमें बहुत सारे लोगों की नीड है, बहुत सारे लोगों की जरूरत है। तो हम इंडिविजुअल की बात यहाँ नहीं करना चाहेंगे, हम यहाँ बात करना चाहेंगे इस डेफिनेशन में किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि मैन पावर का एक्चुअली मतलब ये है कि हमारे फ्यूचर में कितने नीड हो सकती है, इसका एस्टिमेट आपको होना चाहिए। यानी कि एग्जैक्ट नंबर लगभग, एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय कैसे कैसे रिक्वायर्ड होना चाहिए, इस चीज की आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। कोई भी बिजनेस करने से पहले मैन पावर का प्लानिंग करना चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि रवि और उनकी एचआर टीम ने सनराइज इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्शन एक्सपेंशन के लिए एक स्किल्ड वर्कर की हायरिंग की प्लानिंग की कि हमें एक ऐसा वर्कर चाहिए जो स्किल हो और हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो काम कर सके। ठीक है, तो ये प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे जॉब एनालिसिस की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जॉब एनालिसिस, आपको समझना पड़ेगा। डेफिनेशन कहता है कि जॉब एनालिसिस इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्यूटीज,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल रिक्वायर्ड फॉर ए स्पेसिफाइड जॉब। आपने एक जॉब में इख्तियार दिया, क्या आपने डिस्क्रिप्शन दिया कि हमें इस तरह के एम्प्लॉय की जरूरत है, तो आपको बताना पड़ेगा कि उसमें ड्यूटी कितनी है, उसमें क्या जिम्मेदारी उस व्यक्ति की रहने वाली है, और उसके पास कौन से स्किल होना चाहिए। वो मांगते हैं ना उसका कि आपका प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल देखते हैं, उसके बाद आपके सारी चीज़ें देखते हैं, इंटरव्यू में देखते हैं तो अच्छा आपका ये चीज़ें हैं, उसके बाद फिर उससे सवाल पूछते हैं यहाँ पे। तो गलत व्यक्ति क्यों हमारे इंटरव्यू में आएगा, हमारा समय खराब करेगा। तो जी हमें ये हम पहले ही क्लियर कर देंगे कि ये ड्यूटी रहेगी आपकी इतने से इतने टाइमिंग में, आपकी ये जिम्मेदारी रहने वाली है, और आपके पास ये स्किल होना चाहिए उस स्पेसिफाइड जॉब में। और इसमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे जॉब का डिस्क्रिप्शन, यानी कि व्हाट द जॉब इंटेल, जॉब में क्या है, एंड जॉब स्पेसिफिकेशन यानी क्वालिफिकेशन, बोलते हैं ना 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट या MBA या कुछ अदर लेवल का, तो भी हमें सारी चीज़ें देना होगा। आप न्यूज़ पेपर में देखते हैं कि हमेशा ये चीज़ें आती रहती है, अलग अलग कंपनीज देते रहते हैं, ये कंपनी के पास होता है यहाँ पर। अब एग्जाम्पल बताना चाहेंगे, यहाँ पर HR टीम ने डिजाइन इंजीनियर के रोल के लिए जॉब एनालिसिस किया कि हमारे लिए कैसे व्यक्ति आ सकते हैं, जॉब का डिस्क्रिप्शन, जॉब का स्पेसिफिकेशन को क्लियरली पहले डिफाइन किया, तभी तो हम किसी को देंगे प्रमोट करने के लिए। तो पहला हमने प्लानिंग कर लिया कि हमें ऐसे ऐसे लोग की जरूरत है। अब उस काम के लिए, उस जॉब के लिए कैसे लोग चाहिए, तो जो आएगा उसको भी तो पता होना चाहिए कि हम कौन सा जॉब में जा रहे हैं। तो ये अगला स्टेप हो गया। नेक्स्ट, अब मान के चलो कोई व्यक्ति आया, उसने आपने प्लानिंग कर लिया, ये तो अभी अपने अंदर से करे, जॉब ये कंपनी के हाथ में है। अब अगला व्यक्ति आएगा तो आप उसको रिक्रूट करोगे, यानी कि उसको लोगे। अब यहां से स्टार्ट होगा। यहाँ पर सिलेक्शन तो बात की बात है, सिलेक्शन तो काफी आगे का है, अभी सिलेक्शन तक हम थोड़ी पहुंच जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर जॉब वैकेंसी। आप एक जॉब वैकेंसी क्रिएट करोगे और ये डन होता है इंटरनल सोर्स, यानी आप प्रमोशन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या एक्सटर्नल सोर्स जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, जॉब का पोर्टल हो गया, एम्प्लॉय का एजेंसी हो गया। आपको कहीं ना कहीं तो रिक्रूटमेंट देना पड़ेगा ना, कैसे लोगों को पता चलेगा। आप पब्लिक तो बहुत सारी जॉब करना चाहती है, लेकिन पब्लिक को भी तो पता चले कि भाई यहाँ पर वैकेंसी ये खाली है। तो ये काम, 3 काम आपको करना है। अब यहां से पब्लिक फिर आपके पास आएगी इंटरव्यू के लिए। सो सनराइज इलेक्ट्रॉनिक ने प्रिया को इंटरनल रिक्रूटमेंट के जरिए सेल्स मैनेजर प्रमोट किया और नए टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए naukri.com पर ऐड का पोस्ट किया यहाँ पे कि जो आएंगे वहां पर। ठीक है, कई बार होता है कि हमारे पास कोई स्टाफ होता है और हमें लगता है कि वो स्टाफ बढ़िया से रिक्रूटमेंट कर सकता है, तो उसको हम ड्यूटी देते हैं कि देखो जी आप इसका रिक्रूटमेंट करो, बताओ कहाँ कहाँ कैसे होगा। तो उसने naukri.com पे डाल दिया। अब यहाँ से पब्लिक देखेगी कि अच्छा यहाँ पर जॉब है, अब जॉब है तो अब आएंगे वो, अब आएंगे तो हर किसी को ले नहीं सकते हैं भाई, सामने वाला सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उस लायक है नहीं है, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन कहता है कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, है ना, फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। इतने सारे पूल, इतने सारी चीज़ों में वेरियस मेथड्स है अलग अलग, जैसे आप उनका स्क्रीनिंग कर सकते हैं, उनका टेस्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, है ना, रेफरेंस चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। रेफरेंस चेक मतलब हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजा हो जो आप उन पे भरोसा करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये व्यक्ति ठीक है, आप इनको ले लो, तो अब भी हम ले लेते, चलो ये कह रहे हैं तो ठीक ही है, फिर हमारे लिए आसान हो जाता है, ऑलरेडी मालूम है। जिसको हम नहीं मालूम है तो उसके लिए तो सारी चीज़ें करना ही पड़ेगा। तो रवि ने न्यू डिजाइन इंजीनियर के सिलेक्शन प्रोसेस की पर्सनली ओवरसाइट की, जहां कैंडिडेट ने एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू और बैकग्राउंड चेक्स क्लियर किया। ठीक है, अब यहां से प्लेसमेंट आएगा। यहां पर प्लेसमेंट में क्या होगा, प्लेसमेंट इन्वॉल्व असाइनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू द अप्रोप्रिएट जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लेसमेंट कहता है आपको असाइन करता है जो हम सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को। हायरिंग के बाद क्या हुआ, अर्जुन को डिजाइन डिपार्टमेंट में प्लेस किया गया, जहां उन्हें नए प्रोडक्ट डिजाइन पे काम करना शुरू किया। तो अर्जुन जो हमने ऊपर देखा था, उस अर्जुन ने हमें जो मिले थे उसकी, उनको ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा, तब ये मिस्टर अर्जुन यहाँ पर स्किल इंजीनियर यहाँ पर आए, उनको वहाँ उस डिपार्टमेंट में भेजा गया जहाँ उनको नए प्रोडक्ट डिजाइन पे काम करना शुरू किया। अब यहाँ से ये पड़ाव अगला आता है इंडक्शन का। अब इंडक्शन में क्या आता है इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि टर्म बाय टर्म है, बिजनेस से कोई मजाक नहीं है, और हम ऑब्वियसली अपने प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट कमाने के लिए ही सिस्टम को रन कर रहे हैं।
तो हर चीज का एक प्रोसेस है। इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉइज टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम क्या करते हैं, नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं, देयर जॉब रोल्स है ना, कोलिग्स एंड द वर्क इन्वायरमेंट। सनराइज इलेक्ट्रॉनिक ने अर्जुन के लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया ताकि वह कंपनी कल्चर, वैल्यू और ऑपरेशनल प्रोसीड्यूर को समझ सके। तो इंडक्शन करवाएंगे। हाँ, इंडक्शन यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर कि भैया आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उनको बता रहे हैं कि देखो हमारा ये माहौल है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अब उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग एम्प्लॉय स्किल, ताकि एम्प्लॉय की स्किल को डेवलप किया जा सके। नॉलेज स्पेसिफिक टू देयर करेंट जॉब, नॉलेज होना चाहिए वो जो करंट जॉब कर रहा है। वाइल डेवलपमेंट फोकस ऑन द ब्रॉडर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ फॉर फ्यूचर रोल। अर्जुन को सीनियर इंजीनियर की सुपरविजन में ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी गई ताकि वह कंपनी के जो प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर और प्रोडक्शन टेक्निक को जल्दी से सीख सके। जो भी उनके सुपरविजन थे, जो उनके सीनियर इंजीनियर थे, उनके अंडर में उनको दिया गया ताकि वो जल्दी सीख सके। भाई हमारे यहाँ कोई काम करने आ रहा है, उसके पास स्किल है, नॉलेज है, बट हमारा जो काम है वो एक अलग काम है। अब उनको उस चीज़ को सीखना होगा और अपने स्किल को यहाँ पर लगाना होगा। ट्रेनिंग हम देंगे। अब यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि हमने उनको ट्रेनिंग दे दिया, अब उनका क्या परफॉर्मेंस है या अप्रेसियल है, ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि चीज़ों में सुधार आना शुरू हो जाता है। सो परफॉर्मेंस या अप्रेसियल्स इज द सिस्टमेटिक इवोल्यूशन ऑफ एन एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी टू प्रोवाइड फीडबैक, रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स। हम उनको फीडबैक देख सकते हैं, हम उनको नए नए अचीवमेंट्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। यह बता सकते हैं देखो जी यहाँ पर ना आपको और सुधार करने की जरूरत है। सो अर्जुन के परफॉर्मेंस की अप्रेसियल्स 6 महीने बाद की गई, ठीक है, जिसमें उनकी स्ट्रेंथ और उनके इंप्रूवमेंट एरिया को हाईलाइट किया गया। तो बताया गया कि आपका ये स्ट्रेंथ है, आपका ये है, आपने सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर कॉम्पेंसेशन। कंपेंसेशन क्या होता है? कंपेंसेशन रेफर्स टू द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड गिवन टू एम्प्लॉय इन एक्सचेंज ऑफ देयर वर्क। दिस इंक्लूड सैलरी, बोनस या अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स। अब अर्जुन के कॉम्पेंसेशन पैकेज में एक कंपेटिटिव सैलरी डाला गया। ये होता है ऐसा, कंपेंसेशन डाला जाता है, कॉम्पिटिटिव सैलरी या परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस, हेल्थ बेनिफिट, ये था जो अपने आप में अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर रहा था। हमें उन्हें बोलने की जरूरत नहीं कि आप काम करो काम करो, हम उनको बोलेंगे अगर आप ये काम इससे ज़्यादा करते हैं तो आपको बोनस मिलेगा, अगर आप इतना हमें बिजनेस करके देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा आपका हेल्थ बेनिफिट मिल जाएगा, है ना, आपको एक्स्ट्रा ये चीज़ें मिल जाएगी। तो ऑटोमेटिक जो एम्प्लॉय होता है वो बहुत ही मेहनत से काम करता है। मैंने कहा ना, मैं स्कूटी लेने के लिए गया था, सारा शटर वगैरह बंद होने वाला था, जैसे ही मैं गया बंद भी हो गया, बट वो एम्प्लॉय तो रुका और हमें सारा चीज़ बता रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पता था अगर ये बिक गया तो हमें यहाँ पर बोनस मिल जाएगा। तो हर कोई चाहता है बोनस मिले और हर कंपनी में चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पर आएगा यहाँ पर लास्ट पॉइंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। अब हमारे एम्प्लॉय है, हमने सब कुछ कर दिया, ट्रेंड भी कर दिया, मोटिवेट भी कर दिया और हमारे यहाँ उसने स्किल भी डेवलप कर लिया। अब उसके अंदर जो है उसकी काबिलियत और बढ़ चुकी है, स्किल डेवलप कर चुका है, हमारे काम को अच्छे से समझ चुका है। अब हम नए स्टाफ को लाएंगे जूनियर में और उसको ऊपर प्रमोशन दे देंगे। सो प्रमोशन इन्वॉल्व्स एडवांसिंग एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन। उनको हम हायर पोजीशन में ले जाएंगे विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, बेटर कॉम्पेंसेशन उनको मिलेगा, यानी कि जो बोनस है बाकी चीज़ें, और उनको ट्रांसफर मूव कर देंगे एम्प्लॉय का डिफरेंट जॉब में एट द सेम लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, यानी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के बाद अर्जुन को लीड इंजीनियर के पद पे प्रमोट किया गया, जिससे वह और बेहतर योगदान दे सके। तो ये 10 पॉइंट थे जो हमने यहां पर आपके साथ डील किया है कि क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे हम लोग करेंगे यहां पर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि जो हमारा रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, वो क्लोजर लुक होना चाहिए। बेसिकली क्लोजर लुक क्या चीज है, ये इसको थोड़ा सा समझिए, यहां पे आपको सही तरीके से चीजों को क्लियर हो जाएगा। एक एक टर्म को हमें सही तरीके से समझना होगा, क्योंकि अगर एक टर्म भी आगे पीछे हुआ तो हमारे लिए फिर इसको समझ पाना चैलेंजिंग हो जाएगा, राइट। तो यहां लिखा है इंटरनल सोर्सेस। इन इंटरनल रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स फिलिंग जॉब वैकेंसीज विद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय थ्रू प्रमोशन और ट्रांसफर। एक तो अंदर ही अंदर हो गया कि हमारा ये जॉब था, हमने इनको प्रमोट कर दिया तो रिक्रूट हो गया, अंदर ही इंटरनल हो गया,
ये बूस्ट करता है मोरेबल रिवार्ड परफॉर्मेंस एंड लेवरेज द एग्जिस्टिंग टैलेंट पूल। इससे बाकियों को भी मिलता है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हम भी प्रमोट होके हमारी सैलरी वगैरह बढ़ जाएगी। प्रिया जो पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव थी, उसके परफॉर्मेंस के कारण सेल्स मैनेजर के पद पे प्रमोट किया गया, जो इंटरनल ग्रोथ और एम्प्लॉय डेवलपमेंट को दर्शाता है। उनका ग्रोथ हो या उनका डेवलपमेंट को दर्शाता है। देख रहे हैं यहाँ पर, ये इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल सोर्स में क्या है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो होता है इन्वॉल्व हायरिंग कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से हम लोग मंगाते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल फ्रेश स्किल होता है और पर्सपेक्टिव होता है। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वहीं के स्टाफ का प्रमोशन होता है तो ऑलरेडी हमारे काम को वो जानता है, तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। लेकिन जब कोई फ्रेश आता है तो उसको थोड़ा सा समय लगता है, उसे ट्रेनिंग लेना होता है, सीखना होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल, नए आइडियाज और स्किल लाने के लिए रवि ने मिस्टर कुमार, एक एक्सपीरियंस प्रोडक्शन मैनेजर को एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए हायर किया। और इंटरव्यू वगैरह दिया होगा, बाहर से उनको पता चला होगा कि यहाँ वैकेंसी है, वो आए होंगे, उन्होंने हायर किया। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है इसको समझिएगा। द सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ स्टेप्स टू एक्सेस एंड चूज द बेस्ट कैंडिडेट इंक्लूडिंग एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक्स। मिस्टर कुमार को आप देखेंगे तो रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ा, जिसमें टेक्निकल असेसमेंट्स और मल्टीपल इंटरव्यू शामिल थे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह प्रोडक्शन लाइन एक्सपेंशन के लिए सही व्यक्ति हैं या फिर नहीं हैं। सारी चीजें क्लियर करने के बाद ही उनको जॉब पे रखा गया। ये सिलेक्शन अपने आप में होता है। अब तो नॉर्मल है, कहीं भी जॉब पे जाएंगे तो यही रहेगा। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यहाँ पर आ गया, यहाँ पे यानी कि अब जब जॉब पे यहाँ पर आ गए तो ये तो जरूरी है, वही अगला सिस्टम होगा सिलेक्शन के बाद यहाँ पे कि दिस मेथड इन्वॉल्व लर्निंग बाय डूइंग वेयर एम्प्लॉय गेन स्किल। एम्प्लॉय को स्किल डेवलप होता है, परफॉर्म करते हैं अपने जॉब को बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अपने सुपरविजन में जो उनके सीनियर होते हैं ना उनको देख के। अब अचानक से या तो आप ट्रेंड कीजिए अगर आपकी कंपनी नहीं है तो, और जब कंपनी चल रही होती है तो सीनियर उन्हें ट्रेंड करते हैं। इट इज प्रैक्टिकल एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज रोल। अर्जुन को सीनियर इंजीनियर की गाइडेंस में ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी गई, जिससे उसे डिजाइन सॉफ्टवेयर और प्रोसेस को समझने में मदद मिली। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी होती है, आपको मालूम है, यानी कि ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम द जॉब इन्वायरमेंट सच एज वर्कशॉप, है ना, हम बोल सकते हैं साइमल्टेशंस या क्लासरूम लर्निंग। इट प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर चैलेंज। मिस्टर कुमार ने लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक पे एक वर्कशॉप अटेंड किया, जिनको स्पेशल कई बार बाहर भेजा जाता है सीखने के लिए, जिससे कि उन्हें प्रोडक्शन फ्लोर पर इफिशिएंट प्रोसेस इंप्लीमेंट करने में मदद मिले। तो बीच बीच में ट्रेनिंग देना जरूरी होता है, और कई बार ट्रेनिंग के लिए कंपनी बाहर भी भेजती है। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टिंग की बात करते हैं, उसी का डिटेल हम बता रहे हैं। यहाँ पर एक एक डिटेल हम जानेंगे डायरेक्टिंग के बाद। डायरेक्टिंग में क्या क्या चीजें हैं, तो हमने आपको अभी ऊपर में बताया था ना कि डायरेक्टिंग में आता है कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, उसी का डिटेल है ये बस। फिर ओवरकमिंग हम बैरियर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया था ऊपर में कि आपका जो स्टाफिंग होता है, स्टाफिंग का हमने पूरा पढ़ लिया कि क्या क्या प्रोसेस होता है। अब हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिंग के अंदर जो टर्म हमने देखे थे। कौन कौन से टर्म देखे थे, तो हमने पहला टर्म यहाँ पर देखा था कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। कोई नया व्यक्ति आया है, अगर उसको जानकारी आप डिलीवर नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं सीख पाएगा। टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, उसको भी मालूम होना चाहिए कि कंपनी का क्या गोल है, क्यों उसको रखा गया है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल, जैसे स्ट्रक्चर हो सकता है या ऑफिशियल हो सकता है, या इनफॉर्मल भी हो सकता है, कैजुअल या स्पॉन्टेनियस। यानी रवि ने मंथली टाउन हॉल आयोजित किए ताकि सभी इंप्लॉय कंपनी के अपडेट से इन्फॉर्म रहे और सबका अलाइनमेंट कंपनी के विजन से बना रहे। तो महीने में एक बार टाउन हॉल में सबको बैठाया गया और उसमें बताया गया कि देखिए हमारी कंपनी इस चीज़ के लिए काम करती है और हम जो है इलेक्ट्रॉनिक के मामले में एक बेहतर काम करना चाहते हैं। हमारा ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं और इसके लिए आप सभी का हमें योगदान चाहिए। आप सभी इस महीने इस तरीके से काम करेंगे, अपने अपने रोल को सबको दे दिया, तो इस तरीके से सबको पता था करना क्या है उनको। ठीक है, फिर आता है सुपरविजन। सुपरविजन में क्या होगा यहाँ पर, इसको समझते हैं, क्योंकि 3-4 टर्म यहाँ था, लीडरशिप तक का टर्म है डायरेक्टिंग में, ये सारी चीज़ों को हमें करना होगा। सुपरविजन इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग एम्प्लॉयज वर्क टू इंश्योर टास्क। अब देखिए कि आपका जो एम्प्लॉय है वो कैसा काम कर रहा है,
कंप्लीट कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है, अगर नहीं है तो उनको बताइए, उनको गाइड कीजिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्हें बताइए, और अगर कोई प्रॉब्लम है वर्क रिलेटेड है तो उनको आप सॉल्व कीजिए। मिस्टर कुमार ने प्रोडक्शन लाइन को सुपरवाइज किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन हो रहा है और सभी प्रोसीडर्स को ठीक से फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं तो वो जो एम्प्लॉय होते हैं हमारे लिए, वो तो हमारे लिए काम कर रहे हैं, नो डाउट, बट हम उनके सेफ्टी के लिए किस तरीके से रोल अपना दे रहे हैं ये भी हमें देखना होगा। कुछ अगर घटना घटती है उसके जिम्मेदार हम खुद रहेंगे। मोटिवेशन की बात करते हैं। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर बेस्ट। कोई अपना बेस्ट क्यों देगा? हर कोई अपनी बड़ाई सुनना चाहता है जी। आप उनको मोटिवेट कीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनहेंस कीजिए, वो देखिए कैसे आपके अलग अलग इंसेंटिव्स दीजिए उनको। मोटिवेशन खाली मुंह से थोड़ी ना होता है। आप मोटिवेशन बढ़िया दे रहे हो, आप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्यों बहुत बढ़िया? बेवकूफ़ है वो। इंसेंटिव दीजिए कि अगर आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज आपको बनाना होगा, फाइनेंशियल रिवॉर्ड जैसे बोनस हो गया, नॉन फाइनेंशियल में रिकॉग्निशन हो गया, कैरियर डेवलपमेंट हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गया, ये सब कीजिए। देखिए कैसे नहीं काम करता है। मैं एक जोमेटो का देख रहा था, वो बता रहा था कि अगर आप इतना ऑर्डर से ज़्यादा करते हैं तो आपको इतने रुपया मिलेगा। ऑब्वियसली वो मैं देखा था रात के 12 बजे तक लगा हुआ है। क्यों? उसे पता है कि हम एक्स्ट्रा करेंगे हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कभी कभी फाइनेंशियल होता है, कई बार लोगों के सम्मान भी बड़ी चीज़ होती है, जहाँ रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें पता है कि आगे करियर में ग्रोथ करेगा, तो ये चीज़ें भी आती है। रवि ने फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे परफॉर्मेंस बोनस और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे एम्प्लॉय का रिकॉग्निशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए, जिसने अर्जुन और उनकी टीम को कंसिस्टेंटली टारगेट अचीव करने के लिए मोटिवेट किया। देख रहे हैं यहाँ पर 4 चीज हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे 4 चीज। पहला हमने क्या देखा? यहाँ पे कम्युनिकेशन बढ़िया रखिए, सुपरविजन बढ़िया रखिए, मोटिवेशन दीजिए। लास्ट आपके लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लीडरशिप में ही काम होना है। देखिए लीडरशिप का मतलब क्या होता है? एक लीडरशिप ऐसा होता है जिसके एक आवाज पे सारे लोग जो हैं एकदम जुनून में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड इंडिविजुअल्स और टीम्स टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। इफेक्टिव लीडर्स इंस्पायर कॉन्फिडेंस। इफेक्टिव लीडर होगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फोस्टर टीम वर्क होगा एंड प्रोवाइड एक डायरेक्शन मिलेगा। रवि का लीडरशिप स्टाइल सपोर्टिव और अप्रोचेबल था, जिसने उनके एम्प्लॉयज को चैलेंजेस सॉल्व करने के लिए इनोवेट किया, नई नई चीजें ढूंढा, इनिशिएटिव है ना, इनिशिएटिव लेने के लिए इनकरेज किया। तो रवि ने बहुत अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉय के साथ में लीडरशिप दिखाया। अब कई बार क्या होता है कि हमें अपने कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़ना होता है। ये बैरियर को हटाना बहुत ही जरूरी होता है। क्या इसका मतलब है? बैरियर मतलब रुकावट होता है। देखिए कम्युनिकेशन बैरियर वो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो रुकावट होते हैं जो रोकता है इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि सिमेटिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इशू। अब जब एम्प्लॉयज ने न्यू सेफ्टी प्रोटोकॉल के बारे में मैसेज को गलत समझ लिया, तो रवि ने इंस्ट्रक्शन को क्लेरिफाई किया और फीडबैक इनकरेज किया, जिससे स्टाफ में बेहतर अंडरस्टैंडिंग सुनिश्चित हो सके। कई बार स्टाफ हमारे यहाँ भी, अब कई सारे स्टाफ थे, एक बार हमने चार स्टाफ को एक बार हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर लग रहा था कि यहाँ पर कुछ बैरियर, कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा है, हमें ऐसा लगा। अब गुटबंदी, कई बार होता है ना, गुटबंदी हो गया, एक के साथ कुछ हो रहा है तो वो चारों मिलके कर रहे हैं, भैया चारों तुम जाओ जहाँ तुम्हें 4 जॉब मिलेगा वहाँ काम कर लेना, हमें इस तरह की चीज़ें नहीं है। या कई बार हो सकता है कि हम कुछ समझाना चाह रहे हो और हमने उस मैसेज को क्लियर ना किया हो और ये कुछ और समझ जाए, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्लियरिफाई करना बहुत ही जरूरी है कि हम क्या दे रहे हैं, हम क्या उनको बताना चाह रहे हैं। तो कभी भी रुकावट को तोड़िए। ओवर का मतलब तोड़ना है ना, कम्युनिकेशन के रुकावट को तोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। लीडरशिप इन एक्शन। लीडरशिप इन एक्शन का मतलब क्या होता है ये हम आपको समझाना चाहेंगे थोड़ा सा। देखिए लीडरशिप इन एक्शन मतलब अब लीडरशिप आपके अंदर है, कैसे है, उसको एक्शन में जब तक नहीं लाएंगे काहे का लीडर हैं आप, हैं? तो लीडरशिप इन्वॉल्व्स गाइडिंग इन इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय टू वर्क टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, स्पेशली ड्यूरिंग चैलेंज। जब चैलेंज होगा
तो वो घबरा जाएंगे, लेकिन अगर आप उनको सही तरीके से गाइड करेंगे तो बहुत शानदार तरीके से वो आपको काम करके देंगे। एक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के दौरान रवि ने लीडरशिप दिखाते हुए अपनी टीम को इकट्ठा किया, उन्हें मोटिवेट किया ताकि वे सॉल्यूशन पे ब्रेनस्टॉर्म करें और इस चुनौती को सनराइज इलेक्ट्रॉनिक की सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सुधार के अवसर में बदल दिया। बहुत सारी चीजों में बदलाव यहां देखने को मिला हमें। कंक्लूजन क्या है, क्या हमने पढ़ा है वो बता देते हैं। थ्रू इफेक्टिव स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, अगर बढ़िया आपका स्टाफिंग रहेगा, बढ़िया आपका डायरेक्टिंग होगा, तो इससे रवि ने बहुत फायदा मिला। रवि ट्रांसफॉर्म सनराइज इलेक्ट्रॉनिक्स इनटू ए थ्राइविंग बिजनेस, बहुत बढ़िया बिजनेस इनका ग्रो किया। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने जो है स्ट्रेटेजिकली हायरिंग किया, ट्रेन बहुत सही तरीके से हायर किया, उनको ट्रेन किया, उनको मोटिवेट किया अपनी टीम को, एंड बाय प्रोवाइडिंग क्लियर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में उनको काम करना था, सपोर्टिव लीडरशिप मिला। रवि ने इंश्योर किया कंपनी को नॉट ओनली मेट इट्स ऑपरेशनल गोल बट आल्सो क्रिएटेड अ पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग वर्क इन्वायरमेंट, एक माहौल अच्छा दिया यहाँ पे। दिस स्टोरी ऑफ सनराइज इलेक्ट्रॉनिक्स इलस्ट्रेट हाउ क्रिटिकल द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग आर टू द सक्सेस ऑफ एनी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी भी कंपनी में अगर सही तरीके से स्टाफिंग किया जाए, डायरेक्टिंग किया जाए, तो वो कंपनी दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की कर सकता है। आपने देखा है ना, बहुत सारे जो ऑनर होते हैं जो अपने शब्दों में एकदम शक्कर रखते हैं, दिमाग को शांत रखते हैं, मड़वारियों में ज़्यादा ये होता है। उनके स्टाफ भी काम करना चाहते हैं, कहीं जाएगा भी नहीं और उनके लिए काम भी अच्छा करेगा। तो ये जवान, ये दिमाग, ये बुद्धि, ये लीडरशिप, ये मोटिवेटिंग, ये सारी चीज़ें जब मिलाते हैं तब जाकर ये हमारा काम होता है। यहाँ पर तो हर चीज़ का एक प्रोसेस है, ये हमने समराइज किया है। जो समराइज आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ों को समराइज किया, हालांकि ये बहुत सारे लंबा चौड़ा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें किया एक बार हम देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने स्टाफिंग किया, स्टाफिंग का डेफिनेशन है यहाँ पर, एग्जांपल है। हमने मैन पावर प्लानिंग किया, इसके अलावा हमने जॉब का एनालिसिस किया, फिर हमने रिक्रूटमेंट किया, इंटरनल भी रिक्रूटमेंट हो सकता है या फिर एक्सटर्नल भी हो सकता है, सिलेक्शन किया, प्लेसमेंट दिया, उनको हमने बिजनेस इन्वायरमेंट से मिलाया, उनको ट्रेनिंग दिया, डेवलपमेंट किया, परफॉर्मेंस का अप्रिसिएशन दिया, यहाँ पे कंपेंसेशन दिया फाइनेंशियल बोनस के रूप में या रिकॉग्निशन नॉन फाइनेंशियल, इस तरह की चीज़ों में प्रमोशन उनको किया, ट्रांसफ़र किया, फिर डायरेक्टिंग किया। डायरेक्टिंग का मतलब हमने उनको सही तरीके से गाइड किया, सुपरविजन किया, और सबसे बड़ी बात आपका अपने टीम के साथ में कितना बढ़िया कम्युनिकेशन है। ये डिपेंड करता है कि आपकी टीम कैसे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपके साथ शेयर कर पाएगा और उस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर पाएंगे। फिर सुपरविजन दिया, फिर मोटिवेशन दिया, और लास्ट में जो लीडरशिप था उसने सही तरीके से टीम को हैंडल किया और आगे बढ़ा। तो ओवरऑल ये चैप्टर था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करेंगे जितनी एनर्जी से मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है उतनी एनर्जी से आपने इसको समझा होगा, आपको याद रहेगा इस कहानी के जरिए, और आप मेहनत करेंगे, इनके आंसर्स को भी लिखेंगे और एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।